हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज अंकित मिश्रा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट का एक ऐसा टॉपिक जो कि पूरे इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उनका बेस है। अगर आपने इस पार्ट को पढ़ लिया तो उन सभी पार्ट्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले बात तो आप ये समझिए कि हम इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते हैं। ये जो हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ रखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा क्यों बोलते होंगे, सोचो जरा। अगर आप थोड़ा सा इसमें सोचो, डिप्थ में जाओ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है इलेक्ट्रो, एक है मैकेनिकल, और तीसरा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अगर देखोगे तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो सामने रखा है, इसमें आप जो इनपुट दे रहे हो दैट इज इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। और जब इलेक्ट्रिकल पैरामीटर आप यहाँ पे दे रहे हो दैट इज करंट, तो यहाँ पे जो पॉइंटर है, तो जो ये करंट की वैल्यू शो करेगा, कैसे करेगा? ये पॉइंटर का मूवमेंट होगा, डिफ्लेक्शन होगा पॉइंटर का। और वो जो डिफ्लेक्शन होगा किस फॉर्म में होगा? वो मैकेनिकल फॉर्म में होगा। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या? बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऑर्डर के बारे में बात करें, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस ऑर्डर का इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर आप लोग नेटवर्क में भी पढ़े हो। ऑर्डर हमारा होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट है। या फिर ऑर्डर आप नेटवर्क भी बोलते हैं ना, नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट ही आपका ऑर्डर होता है। अच्छा, ऑर्डर से इफेक्ट क्या पड़ता है? ऑर्डर से सिस्टम के रिस्पॉन्स में फर्क पड़ता है। बोले तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंटर था, उसको यहाँ तक जाना था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए, है ना, वो कितना टाइम ले रहा है वो डिपेंड करता है कि उसका ऑर्डर कितना है। ये एक मैं आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। चलो, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने कितने ऑर्डर हो सकते हैं। जीरो ऑर्डर सिस्टम या फिर जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में आपके पास जैसे बताया कि इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं होंगे, सिर्फ रजिस्टर होंगे। बहुत अच्छी बात है। इनमें खास बात क्या होती है ना, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की, कि आपने इनपुट दिया, इनपुट आपने दे दिया, लेकिन आउटपुट आने में आपका कुछ भी टाइम डिले नहीं होता। आपने इनपुट दिया, उसी टाइम पे आपका आउटपुट आ जाएगा। उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। गॉट इट? इसका सबसे बेस्ट वेल नोन एग्जांपल आपके पास है पोटेंशियोमीटर। फिर अगर हम बात करें आपका, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ही बताया कि आपने 5 सेकंड पे इनपुट दिया, उसी टाइम पे आपका आउटपुट आ गया। देखो ना, कुछ भी टाइम डिले नहीं है, उसको हम बोलते हैं आपका जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि आपका आर एल आर सी, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर हो गए, आर एल सी आपका सेकेंड ऑर्डर हो गया। इसमें क्या होता है कि आपने इनपुट तो दिया टी इक्वल टू 5 पे, लेकिन आपका आउटपुट वहां पे एग्जैक्टली आया क्या? नहीं। 5 सेकंड से आउटपुट आना स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ टाइम ले रहा है, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड तक आपका आउटपुट आया है, तो टाइम डिले तो यहाँ पे है। तो क्या बोला मैंने? दीज इंस्ट्रूमेंट वेयर सम गैप अप्रॉक्स 1 to 2 मिनट इज प्रेजेंट इन बिटवीन इनपुट अप्लाइड एंड आउटपुट प्रेजेंटेशन। जो आपका आउटपुट आना है और जो इनपुट आपने अप्लाई किया, वहां पे कुछ ना कुछ टाइम गैप होता है। उसको हम बोलते हैं आपका, उस टाइप के जो हम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसका वेल नोन एग्जांपल क्या होगा? आप घर में देखते हो ना, जो थर्मोमीटर होता है, कभी आपको अगर फीवर चेक करना हो तो कैसे चेक करते हो? आपने उसको साइड में रखा, यहाँ पे। अब साइड में रखा तो क्या हुआ? तुरंत टेम्परेचर बताता है क्या? नहीं बताता ना। वो क्या करता है, थोड़ा टाइम तक आपको रखना पड़ता है, देन जाके वो आउटपुट देता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने इनपुट तो दे दिया, लेकिन इनपुट देने के कुछ टाइम बाद आउटपुट आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस होती है ना, वो हमारे फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हालांकि आजकल डिजिटल टेम्परेचर मीटर भी आ चुके हैं, वो थोड़ा कम टाइम लेते हैं, लेकिन टाइम तो वो भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लेते हैं, टाइम वो भी, उनमें भी टाइम डिले होगा लेकिन कम होगा। तो इस केस में आपको जो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में, वो हम बोलते हैं कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है? ओवर डैम्प। ये जो रिस्पॉन्स है ना यहाँ पे, ये ओवर डैम्प रिस्पॉन्स है। इसके बारे में आपको भी और क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, तो ऐसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। अब बात की जाए अगर यहाँ पे किसकी, सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है वो दो होंगे, मतलब एक तरीके से आर एल सी। इसको हम बोल देंगे आपका सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे आपने इनपुट दिया, तो यहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आउटपुट मिल सकते हैं। या तो ऐसा आउटपुट मिलेगा, या तो ऐसा आउटपुट मिलेगा, या फिर ऐसा आउटपुट मिलेगा, या फिर ऐसा आउटपुट मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आउटपुट मिलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे ये पॉइंटर है, जीरो पे है।
आपका यहाँ पे टीडी लगता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, है ना, और यहाँ पे आपका यहाँ तक पोजीशन आपको पहुंचाना है, 10 तक आपको पहुंचाना है, ठीक है ना। तो आप ये देख पा रहे हो कि जैसे आपने टी इक्वल टू 0 पे इनपुट दिया, तो ओवर टाइम में क्या होगा, धीरे धीरे पॉइंटर यहाँ चलना स्टार्ट करेगा, धीरे 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 धीरे, बहुत आराम से जाकर 10 पे जाकर रुक जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं आपका ओवर डैम्प रिस्पॉन्स, मतलब टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा है। ओवर टाइम जो रिस्पॉन्स है ना, वो टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा है कहां तक पहुंचने के लिए, 10 सेकंड तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो क्रिटिकल डैम्प होता है उसमें क्या होता है, क्रिटिकल डैम्प होता है यहाँ पे 0 पे थे, हमको 10 तक पहुंचना है, तो 0 से गए और यहाँ पे 10 पे जाकर रुक गए। मतलब अगर मान लीजिए ये ले रहा कितना 60 सेकंड, तो ये ले रहा कितना आपके पास, मान लो 30 सेकंड। इन दोनों में बेटर कौन सा हो, इन दोनों में बेटर हो मेरे पास क्रिटिकल डैम्प, क्योंकि ये थोड़ा कम टाइम में सेटल हो रहा है। अब जो ये वाला था कौन सा अनडैम्प रिस्पॉन्स, इसमें क्या हुआ कि आपको इसको 0 से 10 पे लेके जाना, तो क्या हुआ, पॉइंटर यहां से चलना स्टार्ट हुआ, 10 तक गया, लेकिन रुका नहीं, वो कहां पे गया, 20 तक गया, 20 से फिर वापस आया, 10 तक आया, फिर नहीं रुका, कहां गया वो, 0 पे गया, 0 पे कहां जाएगा वो, 20, 20 से फिर 0। तो ये जो टाइप का रिस्पॉन्स है, आई थिंक मुझे तो आप कितना क्लियर है, और आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा कि भाई मुझे इस टाइप का रिस्पॉन्स तो चाहिए ही नहीं था, मुझे पॉइंटर को 10 पे रोकना था, तो इस टाइप का रिस्पॉन्स मुझे कभी भी नहीं चाहिए, अनडैम्प रिस्पॉन्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे पॉइंटर को 10 पे रोकना था, लेकिन पॉइंटर तो 0 से स्टार्ट हुआ, 10 तक पहुंचा, लेकिन फिर कहां पे गया, 20 तक गया, 20 तक जाने के बाद फिर 10 पे आया, लेकिन फिर कहां पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया, 0 से फिर 10 गया, लेकिन 20 तक पहुंच गया। तो इसमें आपको ऑसिलेशन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इस टाइप का रिस्पॉन्स तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू कभी, इस टाइप का जो रिस्पॉन्स है कभी सेटल हो ही नहीं रहा है, वो 10 पे कभी रुक ही नहीं रहा। अगर हम बात करें यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप का रिस्पॉन्स है, जिसको हम बोलते हैं अंडर डैम्प रिस्पॉन्स, उसमें क्या होता है कि पॉइंटर आपका 0 पे है ना, वो 10 0 से चलना स्टार्ट किया, 10 तक क्रॉस किया, लेकिन 10 को थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा, थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर गया, धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 10 पे सेटल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं आपका अंडर डैम्प रिस्पॉन्स। अच्छा एक बात बताऊं मैं, आपका इस टाइप का रिस्पॉन्स क्यों देखने को मिलता है, वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, अभी आप लोग डिस्कस करोगे, मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उसको ऑपरेट करने के लिए हमको दो टॉर्क लगते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क। तो इनमें होता है कैसे, मान लो पॉइंटर 0 पे था, तो इसको टीडी बोलेगा भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जाना तेरे को तो 10 के पास जाना है, तो अच्छा जाना है इसको 10 के पास, तो बोलता अच्छा जाना है, हाँ जा, तो ये यहाँ जाना स्टार्ट करता जाता है, तब बिल्कुल कान में हेडफोन लगा के जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया कान में हेडफोन लगा के, जैसे यहाँ तक पहुंचा, अभी किसी स्पीड में है ये जा रहा है, तो है ना, तो बिल्कुल आराम से मूव कर, यहाँ तक पहुंचा, तो ये बोलता भाई टीसी, अरे भाई भाई रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा, रुकना यार, यहीं रुकना था भाई तेरे को, अच्छा बोले अच्छा जो यहीं पे रुकना था, ओहो, तो फिर से वापस आया वो, लेकिन वापस आके यहाँ पे रुका, फिर थोड़ा आगे, अरे भाई तो थोड़ा यहाँ पे रुकना था, फिर ऐसे ऐसे करके वो सेटल होके 10 पे सेटल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे टीडी और टीसी वजह से फाइट हो रही है, टीडी इसको इधर पुश कर रहा है, टीसी इसको इधर पुश कर रहा है, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो कहां पे आ जाएगा पॉइंटर आपका, यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का रिस्पॉन्स है, देखो यहाँ पे था, फिर अचानक से ऊपर गया, ऊपर से पीछे आने स्टार्ट किया, थोड़ा नीचे भी आ गया, फिर नीचे से इसको ऊपर पुश किया गया, तो फिर थोड़ा ऊपर पहुंच गया, फिर नीचे आ गया, ऐसे करके यहाँ पे ये सेटल डाउन हो जा रहा है। तो इस टाइप के जो रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं अंडर डैम्प रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, आपको किस टाइप का रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे जो चाहिए, आप एक बात समझना, जितने भी मैंने आपको रिस्पॉन्स बताए, इनमें कुछ ना कुछ जीटा की वैल्यू होती है, क्या होती है, जीटा की वैल्यू, इसको बोलते हैं जीटा ग्रेटर देन 1, इसको हम बोलते हैं जीटा इक्वल टू 1। जीटा क्या होता है, डैम्पिंग फैक्टर होता है, ये लोग आपको कहां पढ़ते हो, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हो, ठीक है, डैम्पिंग के बारे में कंट्रोल सिस्टम में बहुत बेटर तरीके से पढ़ोगे। यहाँ पे जो जीटा होता है वो 0 होता है, और यहाँ पे जो जीटा की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। अब मुझे बताओ कि आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीटा की वैल्यू कौन सी पॉसिबल होगी, आप कौन सी वैल्यू चाहते हो। ऑब्वियसली मैं 1 नहीं चाहता हूं, ऑब्वियसली मैं ग्रेटर देन भी नहीं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जो रिस्पॉन्स वो 1 हो, या फिर ऐसा भी चलेगा लेकिन पॉइंट नहीं, मतलब कितना बोलते थे 0.7, 0.8, 0.9, ऐसा कुछ तो बेटर होगा, है ना। जीटा की वैल्यू कितनी हो, लगभग 0.7, 0.8, 0.9 के आसपास हो, तो हमारे लिए बेटर होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हमको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो चाहिए क्रिटिकल डैम्पिंग, या फिर क्रिटिकल डैम्पिंग से थोड़ा कम, स्लाइटली लेस देन क्रिटिकल डैम्पिंग भी आंसर सही माना जाएगा। ओके, तो क्या बोला मैंने, जितने भी आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके सारे के सारे सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी में काउंट होते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 चीजें लगती हैं आपको, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम होता है उस पॉइंटर को 0 से मूव कराने वाला काम, कंट्रोलिंग टॉर्क काम होता है उसको फाइनल वैल्यू पे रोकने वाला काम,
और डैम्पिंग फैक्टर का काम होता है कि जो ऑसिलेशंस आ रहे हैं ना, कहाँ पे, आपके स्टेडी स्टेट वैल्यू, फाइनल वैल्यू के क्रॉस जो आपके पास ऑसिलेशंस आ रहे हैं उनको कम करने के लिए आपका यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर यूज होता है। तो देखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाने के लिए बहुत सारी मेथड्स है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे प्रिंसिपल है, ठीक है। अब लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क लगाने के लिए और डैम्पिंग टॉर्क लगाने के लिए बहुत सारे मेथड्स नहीं है, कुछ ही मेथड्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मीटर बनाने के पहले हम सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क के बारे में थोड़ी चीज समझ लेते हैं। देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे किसके बारे में, स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में। कंट्रोलिंग टॉर्क हम दो तरीके से लगा सकते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल एंड ग्रेविटी कंट्रोल। एक चीज मैं आपको बता दूं, स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है ना कि एक तो ये एज वाला, मतलब ये एजिंग को डिपेंड करता है। आप एक स्प्रिंग लो बार बार ऐसे खींचो 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 तो एक टाइम बाद वो पुराना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ग्रेविटी, एक बॉल लो नीचे फेंको, तो आज वो जितने स्पीड से गिर रही है, जितना उसमें मास, जितना आपका फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, आगे चल के 10 साल भी देखो उतना ही फोर्स लगेगा ना। तो ग्रेविटी में कुछ चेंज आने वाला नहीं आने में। तो एक बेनिफिट आप समझ में आ गया कि कौन सी चीज आपके पास यहाँ पे एजिंग फैक्टर है। एजिंग फैक्टर में आपका ये है लेकिन ये नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इस पे एज का इफेक्ट पड़ रहा है, इसका एज का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और है, स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होगा कि जैसे मान लो आप स्प्रिंग कंट्रोल लगा भी दिए, है ना, तो एक दिक्कत जाएगी इसमें, ध्यान से समझना, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, इससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट बनेंगे, है ना, ये बात आप लोग जरूर समझना है यार, देखना है ना। अब मैं बताता हूं कि जैसे स्प्रिंग कंट्रोल है, तो मैं आपको एक नया पेज लेता हूं यहाँ पे, तो आपको बेटर तरीके से बता पाऊंगा। देखो, समझना सभी लोग यार, देखना। अगर बात करूं मैं यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल में एक बात आपको समझना, जब हम कंट्रोलिंग टॉर्क लगाते हैं हमको ये देखना होता है कि हमारी जो स्केल है वो लीनियर कि नॉन लीनियर है ना। तो हम ये बोलते हैं कि अगर आप स्प्रिंग कंट्रोल यूज करोगे तो आपका यहाँ पे स्केल दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, जो आपकी स्केल होगी ना, पॉइंट जो आपका स्केल होता है, पॉइंटर रहता है इस मीटर की जो स्केल होगी, वो आपकी लीनियर भी हो सकती है, वो आपकी नॉन लीनियर भी हो सकती है। ये केस है, मतलब यहाँ पे जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क होता है स्प्रिंग कंट्रोल में, वो प्रपोर्शनल से थीटा की, ये तो बात बन गई। लेकिन अब ये लीनियर नॉन लीनियर कब होगा, अगर मान लीजिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो आपका टीडी है, अगर वो आई के प्रोपोर्शनल आ रहा है, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं यार मैं, अगर ये आई के प्रोपोर्शनल आ रहा है मतलब वो इसकी आपकी क्या होगी, लीनियर होगी। लेकिन अगर टीडी की वैल्यू आई के प्रोपोर्शनल नहीं है, फिर ऐसा हो गया टीडी प्रोपोर्शनल टू साइन आई हो गया, या फिर आई स्क्वायर हो गया, एक कॉस स्क्वायर आई हो गया, कुछ भी हो गया यहाँ पे, एक्स वाई जेड पैरामीटर कुछ भी हो गया, उस केस में आपकी स्केल हो जाएगी यहाँ पे नॉन लीनियर। तो ये होता है किस केस में, स्प्रिंग वाले केस में। लेकिन अगर बात करूं मैं ग्रेविटी वाले केस में, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ बात करूं किसके बारे में, ग्रेविटी वाले में, ग्रेविटी कंट्रोल, अगर हम यहाँ पे ग्रेविटी कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपकी स्केल हमेशा क्या होगी, नॉन लीनियर। आपकी स्केल यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमेशा नॉन लीनियर। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो ऐसा क्या हो गया कि हम दोनों यहाँ पे जब बात कर रहे हैं ना, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियरिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब स्केल नॉन लीनियर हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, अभी जब हम मीटर बनाएंगे, ऑलमोस्ट लगभग जितने भी मीटर हमारे पास यहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट सभी मीटर में, मान लो आप 98% मीटर में हम कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क लगाने वाले हैं, वो क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है। हम लगाने वाले हैं यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल। लेकिन क्या मैं अगर स्प्रिंग कंट्रोल लगा दूं तो क्या मैं श्योर बैठ सकता हूँ कि स्केल मुझे लीनियर मिलेगी, नहीं, स्केल आपकी लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टीडी प्रोपोर्शनल टू आई है या टीडी प्रोपोर्शनल टू आई या साइन स्क्वायर वाई, जो भी आ रहा है, जो एक्स वाई जेड पैरामीटर वहां पे है, तो उस पे अगर है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या होता है, मैंने बताया आपको, कंट्रोलिंग टॉर्क का काम होता है पॉइंटर को रोकने वाला काम एट अ फाइनल वैल्यू, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क का एक काम और होता है कि जैसे मान लो सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया आपने, है ना, तो पॉइंटर भी 10 पे था तो 0 पे तो आना है, तो 0 पे लेके कौन आएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क ही लेके आता है। कंट्रोलिंग टॉर्क को हम स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल से लगा सकते हैं। आपका जो कुछ ऐसे मीटर है जहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क अब्सेंट होता है, जैसे कि पावर फैक्टर मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, है ना, और मेगर हो गया, इनमें आपका कंट्रोलिंग टॉर्क अब्सेंट होता है। स्प्रिंग कंट्रोल में हम बात करेंगे, दो टाइप की स्प्रिंग होती है, एक होती है हेलिकल स्प्रिंग, एक होती है स्पाइरल स्प्रिंग। दोनों के डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाए, आप देख सकते हो।
है ना। अब इसमें काम कैसे करता होगा देखना, जैसे मान लो पॉइंटर 0 पे, तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी ऐसे, और जब यहाँ पे टीडी लगा, जब यहाँ पे क्या लगा, टीडी लगा, तो जब ये टीडी लगा तो पॉइंटर इधर की तरफ भागा, और जब पॉइंटर इधर की तरफ भागा तो क्या हुआ, स्प्रिंग आपकी खींच गई ना। और जब स्प्रिंग खींच गई तो क्या करेगी, भाई तू जा इधर आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। तो स्प्रिंग क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, मतलब एक अपोजिट टॉर्क यहाँ पे लगाएगी। अब बात करते हैं कि हमको अगर स्प्रिंग कंट्रोल अच्छे से लगाना है, ऑलमोस्ट हम लोग सभी मीटर में लगाने वाले भी हैं, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, उससे हमारे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरा, हमारा जो स्प्रिंग है वो कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। कंडक्टिव मटेरियल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के हम जब मीटर बनाएंगे तो हो सकता है कुछ मीटर्स में हमको स्प्रिंग से होके करंट पास करनी पड़े, और जब स्प्रिंग से होके करंट जाएगी तो वो करंट कब जाएगी, जब वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है ना। तो आपका जो स्प्रिंग है वो कंडक्टिव मटेरियल तो होना चाहिए, बट मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो आपके मीटर में कहीं कहीं परमानेंट मैग्नेट होंगे या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे, उनका फील्ड आपको स्प्रिंग को अफेक्ट ना करे, उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि वो आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। आपका लो फैटिगनेस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। मतलब बार बार खींचना जाए, ज्यादा थोड़ा बहुत खींचे, ज्यादा खींचना जाए, ये बात की भी ध्यान देना है आपको। दूसरी बात करते हैं हम ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, जैसे मान लो पॉइंटर 0 पे, तो आपका पॉइंटर यहाँ, ठीक है। अब जब ये पॉइंटर आपका इधर गया तो ये इधर जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो हवा में उलट करेगा, इस पे एक ग्रेविटी लगेगी ना डाउनवर्ड इसकी तरफ लाने के लिए। तो किस तरह की ग्रेविटी लगेगी, यहाँ पे जो टीसी लगेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा, वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब एक बात जो आपको समझनी कि जो ग्रेविटी कंट्रोल हम लगाते हैं जिस भी इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे, उसको हमको वर्टिकल पोजीशन में रखना होगा। क्यों भाई, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही तो लगेगी ना। तो आपको हमेशा यहाँ पे उसको वर्टिकल पोजीशन में रखना होगा, मतलब आपका जो मीटर होगा उसमें ऐसा कुछ सिंबल होगा। अगर हम बात करें एजिंग इफेक्ट के बारे में, तो इसमें कोई भी एजिंग इफेक्ट नहीं होता है, इसमें कोई टेम्परेचर इफेक्ट भी नहीं होता। अब बात करते हैं हम डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी मीटर है, उस पर जब टीडी और टीसी के बीच में फाइट होती है, तो पॉइंटर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, कहाँ पे, बिलो फाइनल वैल्यू और थोड़ा सा उसके हायर वैल्यू के ज्यादा, उधर पे थोड़ा पॉइंटर ऑसिलेट करता है, उसी को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। अब उस ऑसिलेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क लगाते हैं। तो डैम्पिंग टॉर्क इज यूज्ड टू रिड्यूस द ऑसिलेशन ऑफ द पॉइंटर। पॉइंटर के ऑसिलेशन को कम करने के लिए हम यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क लगाते हैं। डैम्पिंग टॉर्क अगर हम ना लगाएं, है ना, तो अगर हम किसी मीटर में डैम्पिंग टॉर्क ना लगाएं तो उससे क्या होगा, जो हमारी मेजरमेंट प्रोसेस की वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। मतलब कि अगर हम जो मेजरमेंट लेने वाले थे, तो जो अगर हम डैम्पिंग टॉर्क लगाते हैं तो मिलता हमको क्या, 1 मिनट में रिजल्ट, लेकिन अगर हम डैम्पिंग टॉर्क ना लगाएं तो हमको 10 मिनट में रिजल्ट मिलेगा। तो हमारा जो टाइम मेजरिंग प्रोसेस होगा वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो मेजरिंग प्रोसेस होगा वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। हम जो डैम्पिंग टॉर्क लगाते हैं टोटल 3 तरीके हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड एडी करंट डैम्पिंग। टोटल 3 ही तरीके हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क लगा सकते हैं। अब अगर बात की जाए फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या होता है, हम एक यहाँ पे एक स्पेशल खास तरीके का फ्लूइड यूज करेंगे जिसकी हाई विस्कोसिटी होगी, उसका यूज करके हम यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट करके पॉइंटर को रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरा आपके पास एयर फ्रिक्शन, हम एयर का प्रेशर यूज करके एयर के फ्रिक्शन क्रिएट करके हम वहां पे क्या करेंगे, पॉइंटर को रोकने की कोशिश करेंगे। और थर्ड हमारा यहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी बोलते हैं। तो इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या करता हूँ मैं, जैसे मान लो मेरा पॉइंट 0 पे है ना, ये इसको 80 पे जाना है, और 80 पे ये ऑसिलेशंस आ रहे हैं, देखो ना ये ऑसिलेशंस आ रहे हैं, इनको कम करना है। मतलब पॉइंटर क्या कर रहा है, यहाँ पे है, थोड़ा इधर गया, फिर इधर वापस आया, फिर इधर वापस आया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। तो ऐसे ऑसिलेशंस आ रहे हैं, मुझे इनको कम करना है। तो कम करने के लिए क्या किया मैंने, इसके एक पॉइंटर के एक हिस्से को पकड़ के एक हाई विस्कस ऑयल में डाल दिया। आप इसको ऐसा समझ जाओ एग्जांपल के तौर पे, कि मान लो आप एक रूम में हो, ठीक है, एक रूम में मैं बोलूं कि गोल गोल घूमो तो आराम से घूम जाओगे। ठीक है, फिर एक सोचो कि मैं आपको आपके घर में जो पानी की टंकी होगी, है ना, उसके अंदर डुबा दूं, मुंडी बस बाहर रहे, है ना, अब बोलो गोल गोल घूमो,
तो आपको दिक्कत किसमें हो, घूमने घूमने नहीं होगी, होगी ना, क्योंकि जो वाटर, जो वहां पे वाटर की जो विस्कोसिटी है वो आपको रोकेगी मूव करने के लिए, है ना। तो हम यही चीज बोलना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ तो वाटर नहीं, यहाँ पे गाढ़ा ऑयल है, एक हाई थिकनेस की ज्यादा है, मोटा गाढ़ा है, जैसे आपको होता है ना ग्रीस टाइप का ऑयल, या फिर हम बोलें क्या, हनी हो गया, हनी टाइप का जो ऑयल हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो हो क्या गया यहाँ पे कि जैसे आपका पॉइंटर यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमेगा, तो क्या ये घूमने देगा, इसको घूमने ही नहीं देगा, तो उससे आपका क्या हो जाएंगे, ऑसिलेशन यहाँ पे कम हो जाएंगे। In this damping, we use high viscous oil which provide friction that helps in reduction of the pointer oscillations. अब एक बात यह है कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है, आपने यहाँ पे एक ऑयल रखा है, तो भाई इस बात का भी ध्यान देना कि अगर आपने इसको टेढ़ा रख दिया तो पूरा ऑयल तो बाहर आ जाएगा, लीक हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान देना है आपको कि ये इंस्ट्रूमेंट आपके हमेशा वर्टिकल पोजीशन में होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें मेंटेनेंस और क्लीनिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑयल वगैरह है तो यहाँ पे मेंटेनेंस आपका ज्यादा लगेगा, मेंटेनेंस और क्लीनिंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक चैम्बर यूज करते हैं। अब ये चैम्बर किस टाइप का होता है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो चैम्बर है, आपने साइकिल में हवा भरी होगी, जो पंप रहता है उस टाइप का, आप ये मान लो कि साइकिल में जो हवा भरते हैं ना पंप, वो इस टाइप का है। यहाँ पे एक पिस्टन है ये, और यहाँ पे आप प्रेस करते हो ना, वो उस टाइप का है। अब देखिए कैसे इसका अरेंजमेंट कैसे बनाया मैंने, पॉइंटर 0 पे है, ये फाइनल वैल्यू, और इसके अक्रॉस ये आपका ऑसिलेशन ऐसे दे रहा है, ठीक। इनको आपको कम करना है, तो मैंने क्या किया, पॉइंटर के हिस्से को एक मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक पिस्टन से। और जब पिस्टन है तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक पिस्टन के अंदर का प्रेशर होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो दो चीजें हो गई, क्या हो गया, एक हो गया यहाँ पे पिस्टन के अंदर का वॉल्यूम, है ना, और एक हो गया आपके पास यहाँ पे पिस्टन के बाहर का वॉल्यूम। दूसरा, पिस्टन के अंदर का प्रेशर पीसी और इसके बाहर का प्रेशर पीए। अब हो क्या रहा है, जब पॉइंटर यहां से यहां तक गया, मतलब पॉइंटर फाइनल वैल्यू थोड़ा आगे गया, जब आगे गया तो ये पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा, पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा, और जब पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। जब वॉल्यूम कम हो गया, जब वॉल्यूम कम हो गया तो आपको पता है P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट होते हैं। जब वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब चैम्बर के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, वो प्रेशर जो है तो इसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपका ये पॉइंटर यहाँ पे जो ऑसिलेशन हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, है ना, आप इसको ऐसा समझ सकते हो, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, आप एक बलून देखो, आप एक बलून लो, ठीक है ना। अब बलून के अंदर क्या है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ प्रेशर है। अब क्या करो, अगर आप उसको प्रेस करो, अगर आप उसको प्रेस करो तो क्या होता है कि उसके अंदर का जो प्रेशर है ना, वो क्या करते हैं, आपके हाथ को बाहर तरफ फेंकेगा। अगर आप उसको प्रेस करो तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि आपने वॉल्यूम कम किया, आपने उसको छोटा किया, तो वॉल्यूम कम हो गया, तो उसका जो प्रेशर है वो आपको क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग लगा रहे हैं, ठीक है। As we know, pressure into volume equals to constant, so piston moves inside the chamber, air generates the force in opposite to the piston, and hence oscillations are damped out. This type of damping is preferred when operating magnetic field of the instrument is weak. ये जो डैम्पिंग है ना, ये हम तब यूज करते हैं जब आपके इंस्ट्रूमेंट में वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तब हम इसको यूज करते हैं। तो हमने दो तरह की डैम्पिंग के बारे में देख लिया। थर्ड हम डैम्पिंग आते हैं एडी करंट डैम्पिंग के बारे में। इसमें क्या होता है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। इसमें हमने क्या लगाया वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा पहले इसको रीड करिए। एज वी नो, इफेक्ट अपोजिट द कॉज, ये हमको किसने बोला, लेंज ने बोला था, इफेक्ट अपोजिट द कॉज। हेंस अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes pointer oscillations and hence damping torque is achieved। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि डैम्पिंग टॉर्क, जो आपका जो एडी करंट डैम्पिंग है हम वहां पे लगाते हैं जहां पे आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो होता क्या है, समझना प्रॉपर्ली, जो ऑसिलेशंस आए, जो ऑसिलेशंस आए, मैं उस ऑसिलेशंस के थ्रू कुछ ईएमएफ क्या करवा लूंगा, जनरेट करवा लूंगा। कैसे करवा लूंगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि आपके पास जब कभी भी आपके पास क्या होगा, जब कभी भी आपका रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर, तो पॉइंटर आपका है, मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, और बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो पॉइंटर्स कनेक्टेड होंगे, है ना, जो कंडक्टिंग पार्ट होंगे,
तो वो आपका पॉइंटर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। स्ट्रॉ में एक्टिव फील्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन तो हो गया, और रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ होगा, और जब इंड्यूस ईएमएफ होगा तो उसकी वजह से करंट फ्लो होगी, और वो करंट क्या करेगी, अपने ही प्रोडक्शन को अपोज करेगी, और ये जो करंट प्रोड्यूस हुई है, एडी करंट जो प्रोड्यूस हुई है, वो किसके कारण प्रोड्यूस हुई है, उसका जो मेन रीजन था वो ऑसिलेशन से तो था, तो वो जो एडी करंट प्रोड्यूस हुई है वो उसी ऑसिलेशंस को अपोज करेगी। लो भाई, हमने कुछ भी नया काम नहीं किया, बस एक स्ट्रॉमैटिक फील्ड लगा दिया और एडी करंट डैम्पिंग के थ्रू हमने उसको क्या कर लिया, यहाँ पे जो हमारे ऑसिलेशंस थे उनको अपोज कर लिया, डैम्प आउट कर लिया। तो ये कैसे सबसे इफेक्टिव डैम्पिंग है, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया, ना हमने पिस्टन लगाया, ना कोई थिक ऑयल लगाया, कुछ भी नहीं किया, हमको बिल्कुल इमेजिनरी तरीके से मौका मिल गया, यहाँ पे डैम्पिंग मिल चुकी है। तो सबसे इफेक्टिव डैम्पिंग यही है ना, सबसे इफेक्टिव डैम्पिंग आपकी यही है। तो हम क्या बोलेंगे, इसके जो यूजेस होंगे वो पीएमएमसी है और एनर्जी मीटर है। एज पर इफेक्टिवनेस हम क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा कौन सा इफेक्टिव कौन सा है, एडी करंट डैम्पिंग, फिर दूसरा कौन सा है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, फिर आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अब ये तो आपको मैंने एग्जांपल भी बता दिया यार, कि पानी की टंकी में अगर आप घूमोगे तो वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा, खाली रूम में घूमोगे जहां पे सिर्फ एयर है तो वहां फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। तो ये आपके बारे में मैंने बताया है ना, जो भी आपकी चीजें हो सकती थी बेसिक के बारे में, इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर की है। आई होप आपको चीजें, जो वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो एक काम जरूर करना आप लोग यार, है ना, इस वीडियो को जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचा दीजिए। कैसे पहुंचाना है, आपको अपने इसकी लिंक को कॉपी करके पहुंचा दीजिए, ठीक है। पहला काम तो ये करना है, मतलब आपको शेयर करना है। शेयर किस मत करना है, ऐसा नहीं कि आप शेयर करके सामने वाले को परेशान करें, है ना। शेयर उनको करना है जिसको इसकी नीड है, पहली बात। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, जो भी आपके अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। और तीसरी चीज कि आप इसमें कमेंट जरूर करिए, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है ना। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं या कल देख रहे हैं, एक महीने बाद देख रहे हैं या 2 महीने बाद देख रहे हैं या 1 साल बाद भी देख रहे हैं, मुझे पता है कि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको करना क्या है कि अगर ये आपको इफेक्टिव लग रहा है तो आपको कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं उसके थ्रू आगे और भी आपकी हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। इसके पहले भी मैं आपके नेटवर्क और डिजिटल का रिवीजन कंप्लीट करा चुका हूं। ये हमारा मेजरमेंट का एक नया सीरीज है, जो भी हम भी बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। गुड डे एवरीबॉडी, आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जो भी डाउट्स आए वो अपने कमेंट्स के थ्रू या हमारा जो एप्लीकेशन है अमर ज्योति प्राइम, उसके थ्रू आप हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। गुड डे एवरीबॉडी।